एवं पूर्वार्ध हेतु आज हम प्राचीन काव्य नामक प्रश्न पत्र में पृथ्वीराज रासों से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण व्याख्याओं के बारे में बात करेंगे। पद्मावती समय से संबंधित कुछ व्याख्याएं जो कि चंद्रबरदाई द्वारा लिखित है, उनमें कुछ व्याख्याओं को देखेंगे। मनहु काम कामिनी रचिय रचित रूप की रास, पशुपद पंछी सब मोहिनी, सुर नर मुनिवर पास। पद्मावती समय के अंतर्गत कवि चंद्रबरदाई विजयपाल की पुत्री पद्मावती के रूप का वर्णन करते हुए कहता है कि मानो विधाता ने पद्मावती के रूप में संपूर्ण रूप सौंदर्य की राशि कामदेव की प्रियतमा रति को ही पुनः रचा हो, अर्थात वह रति के समान अपरूप सुंदरी है। वह पशु पक्षी आदि सभी को अपने रूप से मोहित कर लेती है। देवता, मनुष्य एवं श्रेष्ठ मुनि आदि के सभी के लिए उसका रूप फंदे के समान घातक है, अर्थात सभी उसके रूप जाल में उलझकर उसे प्राप्त करने की कामना करने में लगे हुए हैं। प्रस्तुत छंद में छेकानुप्रास, यमक और पदमैत्री अलंकार आया हुआ है। इसके अंतर्गत कवि ने पद्मावती का रूप अतिशयोक्ति के रूप में वर्णन किया है। अगले महत्वपूर्ण छंद में देखते हैं। सामुद्रिक लक्षण सकल 64 कला सुजान जानी चतुर्दश अंग शट रति वसंत परमान। कवि पद्मावती की प्रशंसा करते हुए उसके रूप के वर्णन को विस्तृत करते हुए कहता है कि पद्मावती के शरीर में संपूर्ण शुभ समुद्रिक लक्षण विद्यमान है। वह 64 कलाओं में पारंगत है तथा 64 विद्याओं और 6 वेदांग अथवा षट दर्शनों की ज्ञाता है। वह रति के समान अनिंद्य सुंदरी एवं वसंत के समान नव यौवनवती है, अर्थात उसका यौवन वसंत के समान मुकुलित है। यहाँ कवि ने प्रमाण शब्द का प्रयोग किया है, जिसका अर्थ है वह मुख्य हेतु जिसके द्वारा दूसरी अप्रस्तुत वस्तु का यथार्थ ज्ञान प्राप्त होता है। भाव यह है कि पद्मावती को देखकर रति के सौंदर्य एवं वसंतागमन का अनुमान लगाया जा सकता है। यहाँ लक्षण का मतलब लक्षण और 64 कला का मतलब भारतीय शास्त्र के अनुसार संपूर्ण कलाओं की संख्या 64 मानी गई है। हमारे यहाँ पर साहित्य को कला नहीं माना गया है, जबकि यूरोपीय शास्त्र में साहित्य को कला स्वीकार किया गया है। गीत, वाद्य, नृत्य 64 कलाएं होती है, अर्थात पद्मावती जो है वो 64 कलाओं से परिपूर्ण है। अगले दोहे में कवि कहता है, शशियन संग खेलत फिरत महलनी बाग निवास, करी इश्क दिशीय नयन तब मन भयो उलास। चंद्रबरदाई पद्मावती के बारे में वर्णन करते हुए कहता है कि एक दिन पद्मावती अपनी साथियों के साथ राजमहल में उद्यान भवन में क्रीड़ा कर रही थी। वहां उसने अपने नेत्रों से एक तोते को देखा
जिसे देखकर उसका हृदय उल्लास से आपूरित हो उठा, अर्थात वह अत्यंत प्रसन्न हो गई। कीर का मतलब यहाँ पर तोता या शुक है और दृश्य का मतलब देखा। अन्य महत्वपूर्ण व्याख्या है मन अति भयो उल्लास विगसी जनु कोक किरण रवि अरुण अधर तीय सधर बिंब फल जानी कीर छवि यह चावत चस चकित उहजु तक्कीय जरपी जर चंच चहुटीय लोभ लियो तब गहित अपकर हर्षत आनंद मन मही उल्लास लेजू महल भीतरी गई पंजर अनुप नग मणि जटित ज्योति ही मह रसत भई। उपयुक्त छंद जो है वो चंद्रबरदाई द्वारा लिखित पृथ्वीराज रासों के अंतर्गत पद्मावती समय से लिए गई है, जिसके अंतर्गत कवि पद्मावती के रूप का वर्णन करता है और कहता है कि एक दिन जब वह अपने महलों के आंगन में खेल रही होती है तब वहां पर एक उसे तोता दिखाई देता है। उस तोते को देखकर पद्मावती बड़ी खुश होती है। इसी संदर्भ में कवि कहता है कि उस सुख को देखकर पद्मावती के मन में अत्यंत उल्लास की भावना उत्पन्न हुई। वह इस प्रकार खिल उठी जिस प्रकार सूर्य की प्रथम किरण को देखकर चकवी के वियोग में दुखी चकवा प्रभात हुआ जान पुनः संयोग की आशा से उत्पन्न हो उठा, अथवा सूर्य किरण का स्पर्श कर कमल खिल उठा हो। यहाँ कीक के दोनों अर्थ चकवा और कमल ग्रहण किए जा सकते हैं, परंतु अधिक सार्थक कमल ही होगा। उस सुक ने उस सुंदर नारी पद्मावती के ऊपर नीचे के दोनों अरुण वर्ण के होठों की अरुण कांति को बिंबा फल समझा। भाव यह है कि वह सुक ने पद्मावती के लाल रंग के होठों को बिंबा फल समझा। पद्मावती चकित नेत्रों से उस सुक की ओर देख रही थी। उस शुक ने जो ताक कर तुरंत उस होठों पर झपटा मारा और फल के लोभ में उन पर अपनी चोंच चलाई तो पद्मावती ने अपना हाथ बढ़ाकर उसे पकड़ लिया। उसे पकड़कर वह मन में अत्यंत प्रसन्न हुई और उल्लासित होती हुई उसे अपने साथ महल के भीतर ले गई। वहां जाकर उस सुख को रत्न और मणियों से जटित एक अनुपम सुंदर से पिंजरे के भीतर रख दिया। कुल मिलाकर कहने का तात्पर्य कि जो हीरामन तोता था, उस तोते को पकड़कर अपने महल में ले गई। दोनों एक दूसरे की ओर आकर्षित हुए। तोता उस राजकुमारी के रूप सौंदर्य को देखकर आकर्षित हुआ, उसी तरह पद्मावती भी उस अद्भुत आकर्षक तोते को देखकर उसकी ओर मोहित हुई। इसके अंतर्गत अनुप्रास, छेकानुप्रास, उत्प्रेक्षा तथा भ्रांतिमान अनुप्रास अलंकारों का प्रयोग हुआ है। सदर शब्द का अर्थ कुछ टीकाकारों ने धारण करने वाला माना है। इसके अनुसार अर्थ होगा वह स्त्री लाल रंग के होठ धारण करने वाली थी। इस पद में दो भाषाओं प्राकृत और ब्रज भाषा का अद्भुत मिश्रण हुआ है। भूषण आदि वीर रस के कवियों में भी यही प्रवृत्ति आगे चलकर भी मिलती है। तक्कीय, झरपती, चहुट्टीय, पप्प, रच्चय आदि शब्दों में प्रकृति की प्रवृत्ति स्पष्ट है। इनके अतिरिक्त भाषा का शेष रूप विशुद्ध साहित्य ब्रज भाषा का है, जो रीतिकालीन भाषा ब्रज भाषा से किसी भी रूप में भिन्न नहीं माना जा सकता। भाषा के इस रूप को देखकर कुछ आलोचकों ने पृथ्वीराज रासो को चंद की रचना नहीं माना।
क्योंकि उस युग में ब्रज भाषा का यह रूप प्रचलित नहीं था।